नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप सबों का स्वागत है। और हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आज जिन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें दो प्रमुख मुद्दा है। पहला मुद्दा है कि जिस तरीके से लाभुक योजनाओं की झड़ी लगा रखी है बिहार सरकार, नौकरी क्या कह सकते हैं कि पिटारा खोल दिया है। मानो ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव को लेकर एक अलग तरीके की घबराहट एनडीए के अंदर हो, क्योंकि नीतीश कुमार कभी इस तरीके से चुनाव से एन पहले पिटारा खोलते हुए नहीं दिखे, कभी खजाना खोलते हुए भी नहीं दिखे। लेकिन इस बार तो लग रहा है जैसे एकदम गंगा बहाए हुए। इसकी क्या वजह है? क्या हार का डर या फिर कुछ और दूसरे मुद्दे पर जो हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई जदयू को हो क्या गया है। मुख्यमंत्री संतोष निराला के उम्मीदवारी की घोषणा की और कल जो है अशोक चौधरी भी घोषणा कर दी। आखिर अशोक चौधरी पार्टी में है क्या, या फिर उनके घोषणा का मतलब क्या है? क्या पार्टी में छत्रपों क्या कि अपनी एक अलग अलग पहचान स्थापित करने की कोशिश तो नहीं है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आज फिर हमारे साथ बैंक दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है। नमस्ते जी, धन्यवाद। दो मुद्दों पर चर्चा करनी है आज। पहला मुद्दा है कि बिहार सरकार पिछले 2 महीने के दौरान अगर आप देखिए तो हालांकि लालू के आरजेडी के समय से नौकरी को लेकर मतलब एकदम पिटारा खोले हुए थे। इधर योजनाओं को लेकर संविदा पर बहाल कर्मी को आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, मतलब जितना लाभुक योजना हो सकता है जिसके सहारे मतलब वोटों को अपनी ओर खींचा जा सकता है, सब मतलब आपको बचावे को भाई ये बहन बचा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये डर है या फिर क्या है? जो जबकि नीतीश कुमार का ये चरित्र कभी किसी चुनाव से पहले इस तरीके से खजाना खोलने का और नौकरी का पिटारा खोलने का नहीं रहता। इसकी दो चीजें हैं संतोष जी। पहली चीज ये है कि इसे हमें एक तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा। पहली बात अगर आप देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे पिछले 7-8 सालों में खास तौर पे ये मुफ्त की चीजें देने का एक चलन है कि मतलब कि लोगों को मुफ्त में राशन, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में जमीनें, ठीक है, मुफ्त में बाकी चीजें, संविदा पे नौकरी, ये तमाम चीजों का एक ट्रेंड चल रहा है जो दक्षिण के राज्यों में बहुत पहले से था, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में भी ये ट्रेंड पिछले 7-8 साल से चल रहा है। उसके सबसे बड़े उदाहरण तो भारत सरकार ही है। जिस तरीके से राशन की जो पूरी व्यवस्था जो पिछले चल तो यूपीए के जमाने से ही रही थी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, लेकिन उसको जिस तरीके से बढ़ाया गया पिछले 10-11 सालों में, तो ये एक बिल्कुल ट्रेंड और पैटर्न देश भर में बन चुका था। तो बिहार भी अछूता नहीं रह सकता था, ये बड़ा स्पष्ट है। और ये भी बात है कि इसके बदौलत चुनाव भी जीते जा रहे थे। माँ बहन योजना, लाडली बहन योजना, तमाम चीजें चुनाव से पहले अलग अलग राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का योजना जो था दीदी 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 क्या था उनका? हाँ, वही माँ बहन योजना जो था अलग अलग नाम से, ठीक है, उसको प्रचारित किया गया झारखंड में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वो किया गया और इससे सरकारों को फायदा भी मिला, इससे वोट बैंक भी बढ़ा, सरकार रिपीट भी कई जगह हुई, ये तमाम चीजें हुई। तो बिहार उससे अछूता नहीं रह सकता था। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है इसमें। दूसरी बात ये है कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के खिलाफ।
आप भी ग्राउंड पे घूमते हैं, कल हम लोगों ने भी बात की और ये दर्शक भी लगातार देख और झेल रहे होंगे कि एक नाराजगी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, अफसरशाही के खिलाफ जमीन पर है, बहुत जोरदार है कि ये अफसरशाह, ये ब्यूरोक्रेट कर क्या रहे हैं। जिस तरीके की भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, उस हिसाब से तो इन चीजों को देखते हुए सरकार की कोशिश है, क्योंकि सरकार को भी तो कई तरीके से फीडबैक मिलता है भाई, उनके पास भी तो एक पूरा मैकेनिज्म है ना फीडबैक का, ठीक है। तो फीडबैक मिलता है, तो उससे कम करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, जो पिछले आप 2-2.5 महीने से लगातार देख रहे हैं कि हर सुबह लगता है कि नीतीश जी कोई नई घोषणा ट्विटर पे और फेसबुक पे कर देंगे। तो ये एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि एक डर तो है ना, ठीक है। आप याद करिए ना 2010 का चुनाव जो था, जब नीतीश कुमार 200 से ज्यादा सीट लेके विधानसभा में आए, जदयू 115 सीट अपने दम पे जीत गई, ठीक है, 140 के करीब सीटें वो लड़ी थी। उस वक्त भी नीतीश कुमार चुनाव से 15 दिन पहले और 1 महीना पहले इतने डरे थे कि वो अलग अलग नेताओं के घर जा रहे थे जो उनकी पार्टी में नहीं थे। ये तो चल रहा था, क्योंकि देखिए चुनाव से पहले नेता, और जबकि 2005 से 2010 तक बिहार में जो काम हुआ उसकी नाजीर पिछले 40-50 साल में नहीं नजर, आजाद बिहार में उसकी नाजीर दी जाती है कि 2005 से 2010 तक जो शानदार काम बिहार सरकार ने किया नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और उसी का प्रो मैंडेट था 2010 का मैंडेट, जो शायद मुझे लगता है बिहार के इतिहास में वैसा मैंडेट कभी नहीं आया। तो ये जो पूरी जो एक प्रक्रिया है उसको लेकर के डर है सरकार में, सरकार के जो रणनीतिकार हैं उनमें डर है, और एक इसका नेशनल ट्रेंड भी है जो अलग अलग राज्यों में बेनिफिट हुआ। नहीं तो आप बताइए ना कि इतनी मशीनरी लगने के बावजूद झारखंड में क्या हुआ, हेमंत सोरेन जीत गए। उसमें एक बड़ा फैक्टर ये तमाम मुफ्त की योजनाएं थी, एक बड़ा फैक्टर तो थी ना मुफ्त की योजनाएं। तो मतलब मैं जीत, ये मतलब साफ है कि जो इनकम्बेंसी है गवर्नमेंट का उसको कम करने का ये पूरी तैयारी है कि योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाकर जो सरकार के खिलाफ गुस्सा है, भ्रष्टाचार को लेकर, लेट लतीफी को लेकर जो विभाग की जो स्थिति है, कल भी एक सीओ घूस लेते हुए पकड़ा गया है, मतलब एकदम वाकई में कहिए स्कूल के हेडमास्टर तक के अंदर भ्रष्टाचार प्रवेश कर गया है। उसका जो गुस्सा है, कहीं न कहीं उस गुस्से को कम करने की कोशिश है ये व्यक्तिगत लाभुक योजना। यही चीज है। 68% जो वोट है बिहार में एमवाई के अलावा, ये तमाम योजनाएं तो पूरे पॉपुलेशन को लाभ दे रही हैं, लेकिन ये माना जा रहा है ना कि जो 68% जो एमवाई का के अलावा वोट है उसमें एक बड़ा हिस्सा हमें मिलेगा। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं ये अति पिछड़ा, महादलित वगैरह को बहुत अच्छे से एड्रेस कर रही हैं। चलिए अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। अशोक चौधरी जदयू में हमेशा जब कभी भी आप गौर करेंगे ना, उनकी कोशिश होती है कि नंबर 2 का पोजीशन हम होल्ड कर रहे हैं, ये दिखाने, कुछ कार्यकर्ताओं का सुबह सुबह जमावड़ा दिखाना और उसका वीडियो जाहिर करना, अलग से हेलीकॉप्टर लेकर घूमना, बहुत तरीके की चीजें। बॉडी लैंग्वेज भी आप देखते ही होंगे कि क्या बॉडी लैंग्वेज है। जब जब बात विवाद होता है तो नीतीश जी उनके घर पहुंच जाते हैं, बहुत तरीके का मैसेज देने की कोशिश होती है। लेकिन कल उन्होंने शालिनी मिश्रा को बीरबल एनडीए की बैठक में उम्मीदवार होने की घोषणा कर दी। ये क्या हो रहा है जदयू, क्या लगता है आपको? नहीं संतोष जी, 2 चीजें हैं। पहली चीज होती है एक खुद को दिखाना, खुद को दिखाने में अशोक चौधरी निपुण है। जैसे आपने कहा कि भाई अपना प्रोजेक्शन करने में वो निपुण है। आप मुझे एक चीज बताइए कि नीतीश कुमार तो कई लोगों के घर जाते हैं,
नीतीश कुमार आज के डेट में आप देख रहे हैं कि कभी वो विजय चौधरी के घर चले जाते हैं, कभी वो ललन सिंह के घर चले जाते हैं, कभी वो संजय झा के घर चले जाते हैं, ठीक है, वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ चले जाते हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ चले जाते हैं। वो तो गृह प्रवेश का कार्यक्रम था सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के दिल्ली आवास पे, तो मुख्यमंत्री स्पेशल चार्टर फ्लाइट करके दिल्ली चले गए। ये तो पटना की हम लोग बात कर रहे हैं, अपने पूरे एक दिन का कार्यक्रम छोड़ के, ठीक। तो नीतीश कुमार जाते हैं अपने जो उनके जो वफादार लोग हैं उनके आवास पे। अशोक चौधरी इसको प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि वही सबसे बड़े नीतीश कुमार के अति प्रिय हैं। तो ये चीजें ऐसी नहीं है। अगर जो भी लोग इन चीजों को देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार 5-7 ऐसे लोग हैं जनता दल यूनाइटेड के सिस्टम में जुड़े लोग जिनके यहाँ वो नियमित जाते हैं। तो एक बात ये है। दूसरी चीज ये है कि ये जो आपने कहा ना नंबर 2 की लड़ाई, असल में ये लड़ाई नंबर 2 नंबर 3 की ही है, ठीक है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में या कहें पिछले 6-8 महीने में जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड में चीजें घटी हैं और विवाद कई मुद्दों को लेकर उत्पन्न हुआ है, उसमें हर में एक कोण अशोक चौधरी रहे। जैसे कि एक बार उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पे एक पोस्ट कर दिया जिसके बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया पार्टी का, नीतीश कुमार ने बुला के बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब आराम करने दिया जाए। इशारा किसकी तरफ था? हर कोई समझ रहा था कि नीतीश जी की तरफ वो इशारा कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद उनको काउंटर करने के लिए फिर श्याम रजक लाए गए पार्टी में। उनको उनके बेटी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के सिंबल पे, उनके महेश्वर हजारी के बेटे महेश्वर हजारी को उनकी लाख कोशिशों के बावजूद मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया और वो बहुत ही एग्रेसिवली जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रमों में महेश्वर हजारी नजर आते हैं। समस्तीपुर से ही आते हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, ठीक है, मंत्री अभी। तो ये है कि अशोक चौधरी जो मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, जो खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लगातार करते रहे हैं और कई बार उनको इस पे उनको लेके विवाद होता रहा है, ठीक है। और ये जो है कि मोतिहारी में उम्मीदवार डिक्लेयर कर देना, देखिए 2 चीजें हैं। ये बात बार बार कही गई है कि ये पार्टी नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार ही इसके सर्वे सर्वा है। तो नीतीश कुमार अगर किसी को घोषित करे उम्मीदवार तो वो तो बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि उनकी पार्टी है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके अलावा अधिकृत तौर पे कोई भी व्यक्ति पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर सकता है। ये बड़ी स्पष्ट बात है। उसके बाद अगर अधिकृत तौर पे पार्टी की उम्मीदवार की घोषणा कोई करता है तो उसमें या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे या प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। 2 ही लोग इसके लिए अधिकृत हैं करने के। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है तो वो तो घोषणा उन्होंने एक उम्मीदवार की की। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा घोषणा कर सकते हैं अधिकृत तौर पे, और प्रदेश में उमेश कुशवाहा कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकृत तौर पे कोई घोषणा करने को किसी भी पार्टी में अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। तो ये घोषणा करना कहीं ना कहीं जो पावर टसल है जदयू के अंदर कि कौन बड़ा, ये दिखाने की कोशिश है कि हमारा हम हैं, ये दिखाने की कोशिश है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि सुदर्शन वाले मुद्दे पे जो बड़बीघा के विधायक थे उसके मुद्दे पे उनकी भिड़ंत हो गई थी, ठीक है। और बाद में सार्वजनिक मंचों पे वो ललन सिंह का पैर छूते हुए दिखते हैं, कई बार दिखे हैं। ऐसा तो जदयू के जो और दूसरे 4-5 लोग हैं उनमें से तो कोई ये करता नहीं दिखता है, ठीक है, कि मतलब कोई किसी का पैर छू रहा हो। तो ये बड़ी स्पष्ट बात है कि ये पोजीशनिंग की कोशिश है, ठीक है, कि हम पोस्ट नीतीश सिनेरियो में जदयू में एक बड़े पावर सेंटर के तौर पे रहें,
ठीक है, और इसके दम पे हम बार्गेन करें, ये वो अपना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जदयू में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अशोक चौधरी को बिल्कुल नहीं पसंद करता है। नीरज कुमार के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, जो पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता है, खुल के वो बोलते रहे हैं अशोक चौधरी के खिलाफ। महेश्वर हजारी का मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाना, इवन उनको मंत्रिमंडल में और सरकार में लोकसभा चुनाव के बाद उनको ज्यादा वेट दिया जा रहा है। ठीक है, ये श्याम रजक का लाना, सब श्याम रजक का आना, अशोक राम का आना। आप देखिए ना, जिस समस्तीपुर में उनकी बेटी सांसद है और जहां वो सबसे ज्यादा घूमते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी समस्तीपुर में, वहां कितने पावर सेंटर हैं उस जिले के अंदर। आप देखिए ना, एक पावर सेंटर विजय चौधरी है, ठीक है, एक पावर सेंटर नित्यानंद राय है। विजय चौधरी के साथ अब अशोक राम और महेश्वर हजारी जैसे लोग हैं पावर सेंटर के तौर पे, ठीक है। तो और इसमें से 2 लोग दलित हैं, ठीक है। तो एक जिले के अंदर ही घेराबंदी है, ठीक है। तो राज्य की तो बात मुझे लगता है कि ये बहुत इस बात में दम नहीं है। हाँ, वो कोशिश अपना करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ दिल्ली से मयंक थे। दोनों मुद्दा पर खुलकर बातचीत हुई कि एक तो राष्ट्रीय स्तर पर ये ट्रेंड चल चुका है कि भाई व्यक्तिगत लाभुक योजनाओं के सहारे चुनाव जीता जा सकता है, हर लोग जीतते रहे। इसका कहीं न कहीं लाभ उठाने की कोशिश नीतीश और बीजेपी साथ में, बीजेपी दबाव में सबसे ज्यादा है, तो वो इस कोशिश में लगा हुआ है। और अशोक चौधरी को लेकर जो बातें चर्चा में आई कि ये जदयू में नंबर 2 दिखाने की उनकी होड़ है, ये अलग बात है। लेकिन महेश्वर हजारी, अब अशोक राम का आना, श्याम रजक का आना संकेत है कि ये सारी चीजें अब बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। चलिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आज इतना ही। फिर कल हमारी आपकी फिर मुलाकात शाम 6 बजे होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।